हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। हम साथ साथ में नोट्स बनाते हैं जहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में नोट्स होते हैं और आपका जो करंट अफेयर्स है वो ऑलमोस्ट सॉर्ट हो जाता है अगर आप ये वीडियो देख करके नोट्स बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Severe cyclonic storm Rimal makes landfall 1 lakh evacuated in Bengal। अब यहाँ पर जब भी लैंड साइक्लोन का लैंडफॉल होता है, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट एंड हो जाता है वो, जहाँ पर वो जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म रिमाल। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेम ऑफ द स्टॉर्म रिमाल। लैंडफॉल process landfall process Sagar Island between Sagar Island in West Bengal and Kepupara in Bangladesh। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या नेम ऑफ द साइक्लोन, लैंडफॉल कहाँ पे किया, सागर आइलैंड इन वेस्ट बंगाल एंड केपुरारा इन बांग्लादेश। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है कि और ये सिवियर सिवियर था, साइक्लोनिक स्टॉर्म था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, लैंडफॉल कहाँ पर हुआ। हमास लॉन्च्ड अटैक ऑन टेल अवीव। इसराइल की जो कैपिटल है वहाँ पर लॉन्च हुआ अटैक। ठीक है ना, आपको पता ही है कि हमास और इसराइल के बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है ना, तो इसराइल जो है रफ़ा में घुस चुका है। रफ़ा इज़ पार्ट ऑफ गाज़ा। ठीक है ना, और रफ़ा जो है वो एंट्री पॉइंट भी है गाज़ा के लिए, जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड जाती है, फूड वाटर। और ये वाला पॉइंट अगर इन्होंने रोक लिया है तो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, जो गाज़ा में जाती है, वो बंद हो गई है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, वॉर्स चल रही हैं। ठीक है ना, और जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है उसके अंदर रशिया बार बार बोल देता है कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। यार तो क्लोजेस्ट कब था, कि ऐसा कब आया। देखो अब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, जब भी पुतिन को लगता है कि मैं वॉर में डाउन जा रहा हूँ, वो आकर के बोल देते हैं कि याद रखना मैं न्यूक्लियर हूँ, मैं न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूँ यूक्रेन पे। ठीक है ना, तो ऐसा कब हुआ था पहले कि यूएसए और रशिया जो है बिल्कुल आमने सामने आ गए थे, तो वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे। अब आप कहोगे यूएसए और रशिया की क्यों बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक क्लियर कट डायग्राम बनाते हैं। हम यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर कट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, और क्लियर कट डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो यूक्रेन है। ठीक है ना, यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है ना। अब यूक्रेन के पीछे कौन खड़ा है, यूक्रेन के पीछे कौन खड़ा है, यूएसए। मतलब एड कौन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, यूएसए दे रहा है। यूरोपियन कंट्रीज दे रही हैं, है ना। मेजरली तो यूएसए पैसा दे रहा है ना। और रशिया इटसेल्फ बहुत ज़्यादा पैसा है, बट पीछे इसके भी खड़ा है, ईरान खड़ा है, चाइना खड़ा है, ये सारे इसके फ्रेंड्स हैं। ठीक है ना, जो खड़े हैं इसके साथ इस वॉर में, है ना। अगर हम वॉर का लिखें तो वॉर के अंदर ये मैप बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली जो वॉर चल रही है ना, वो किसके बीच में चल रही है, बेसिकली वॉर किसके बीच में चल रही है, यूएसए और रशिया के बीच में चल रही है, बट यूक्रेन के थ्रू चल रही है। ठीक है, जब ऐसी वॉर चल रही होती है ना, तो उसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। क्या कहते हैं उसको, प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर का मतलब कि आमने सामने नहीं है, पीछे होकर के लड़ाई चल रही है। यूक्रेन यूएसए आज पैसे देना बंद कर दे यूक्रेन को, ये लड़ाई बंद हो जाएगी। तो यूक्रेन रशिया की वॉर है। अगर रशिया न्यूक्लियर अटैक करता है तो सम वॉट ये मतलब यूएसए और रशिया आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि यूएसए वेपन्स भी दे रहा है, यूएसए मनी भी दे रहा है, यूएसए वेपन्स भी दे रहा है, यूएसए स्ट्रैटेजी भी दे रहा है, यूएसए ट्रेनिंग भी दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है किसको, यूक्रेन को। ठीक है ना, तो ऐसा पहले कब हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ऑलमोस्ट रशिया और यूएसए आमने सामने आ गए थे। कब हुआ था, इन 1962। ठीक है ना, a situation when
when USA and Russia came in in front of each other, came close to a न्यूक्लियर वॉर, टू अ न्यूक्लियर अटैक। ठीक है ना, तो दोनों ही न्यूक्लियर अटैक के लिए रेडी हो गए थे, फिर दोनों के लीडर्स ने बैक टॉक चलाई थी और तब ये रुका था। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि कब हुआ था 1962। ठीक है ना, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसा क्राइसिस था जब न्यूक्लियर अटैक ऐसा लग रहा था कि अब हुआ अब हुआ अब हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉम्प्रिहेंसिव, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, दैट इज CBTB। CBTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, एक मिनट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो CBTBT क्या है ये देखेंगे। CTBT क्या है? ठीक है ना, CTBT क्या है ये देखेंगे हम। सबसे पहली बात, ठीक है, रशिया रिवोक्ड इट्स रेटिफिकेशन। ठीक है ना, अब दो टर्म्स है इनका मतलब। रशिया रिवोक्ड इट्स रेटिफिकेशन इन 2023। रिवोक्ड का मतलब क्या होता है? कैंसिल। रिवोक्ड का मतलब क्या होता है? कैंसिल। रैटिफिकेशन मतलब एक्सेप्टेंस। रिवोक मतलब कैंसल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसकी कैंसिल करी है? एक्सेप्टेंस CTBT की। CTBT का मतलब क्या है? ठीक है ना, ये क्या प्रिवेंट करती है? CTBT लिखेंगे, CTBT which is intended which is intended which is intended to prevent all forms of nuclear explosion, either for civilian or military purposes। तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्रीटी है जिसका नाम है CTBT। फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है ना, उसमें से रशिया कहता मैं इसको नहीं मानता, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है ना, और ये ट्रीटी क्या कहती है? ये ट्रीटी कहती है कि प्रिवेंट करती है कि आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते, ना तो मिलिट्री पर्पसेस के लिए और ना ही सिविलियन के लिए। न्यूक्लियर जो है एनर्जी के लिए भी बनाया जाता है, मतलब न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, एनर्जी बनती है। ना तो आप मिलिट्री के लिए और ना ही नॉन सिविलियन और ना ही नॉन मिलिट्री यूजेस के लिए, जैसे कि न्यूक्लियर की इलेक्ट्रिसिटी और ये सब, उसका टेस्ट नहीं कर सकते हो। ये CTBT कहती है और रशिया ने 2023 में ये कैंसिल कर दिया। मतलब रशिया वर्ल्ड को हिंट कर रहा है कि मैं चाहूँ तो मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ न्यूक्लियर की। ठीक है ना, अब यहाँ पे रशिया ने क्यों कैंसिल किया? यूएसए इज ऑल्सो नॉट, यूएसए हैज नॉट रेटिफाइड। यूएसए ने भी ये रेटिफाई नहीं करी हुई, मतलब यूएसए भी इस ट्रीटी को नहीं एक्सेप्ट करता। यूएसए टेस्टिंग कर सकता है। ठीक है ना, अब ये CTBT है क्या? द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इज ट्रीटी बैनिंग ऑल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। द ट्रीटी वाज नेगोशिएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इन जिनीवा इन 1994 एंड अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अगर हम CTBT की डिटेल लिख लेते हैं तो हमें ये तो पता है क्या करता है? बैन ऑल, क्या करता है? बैन ऑल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन्स। ठीक है ना, और दूसरी चीज कब आई थी? was negotiated at conference on disarmament in Geneva 1994। तो 1994 के अंदर, ठीक है जी, 1994 के अंदर ये जो है ये ट्रीटी आई थी और डिसआर्ममेंट इन जिनीवा कॉन्फ्रेंस में ये नेगोशिएट करी गई थी। फिर UN जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया था। ओपन फॉर सिग्नेचर 1996। अभी भी ये इन्फोर्स नहीं है, नॉट इन्फोर्स। क्यों नहीं है CTBT नॉट इन्फोर्स? बिकॉज जब ये इसको नेगोशिएट किया गया था तो कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज थी जिनको कहा गया था जो न्यूक्लियर है,
ठीक है ना। अब जिनके पास न्यूक्लियर है ही नहीं है वो साइन करके बैठते हैं कि हम टेस्ट नहीं करेंगे। अब जिनके पास न्यूक्लियर है उन्होंने साइन नहीं किया हुआ, तो फायदा क्या। तो ये इज नॉट इन फोर्स, क्योंकि उन कंट्रीज ने जिनका मैंडेटरी था साइन करना उन्होंने साइन नहीं किया, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया ने भी इसको साइन नहीं किया हुआ है। इंडिया इज नॉट साइन दिस CTBT। ठीक है, इंडिया ने नहीं साइन किया है CTBT पे। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अ डोर टू अ हाउसिंग स्कीम ट्राइबल्स फाइंड हार्ड टू ओपन। ठीक है, तो ट्राइबल्स के लिए हाउसिंग स्कीम के बारे में बात करें, यहाँ PM जनमन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि PVTGs क्या होते हैं। ठीक है, ट्राइबल्स क्या होता है। ट्राइबल्स वो लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, जो हमारे जो सिटीज हैं या इवन विलेजेस हैं नॉन ट्राइबल्स वाले, उनसे बहुत बेचारे पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं। अब उनको हमें ऊपर उठाना है, यस, क्योंकि वो भी हमारी कंट्री का पार्ट है, हमारे लोग हैं। तो ट्राइबल्स को ऊपर उठाने के लिए निकाले गए वो ट्राइबल्स, 75 ऐसे ट्राइबल्स आइडेंटिफाई करे, ग्रुप्स, आदिवासी ग्रुप्स जिनको कहते हैं, आइडेंटिफाई करे, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और उनको क्या बुलाया गया, PVTG, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है ना। तो अगर हम ट्राइबल्स के बारे में बात करते हैं, अगर हम ट्राइबल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, ट्राइबल्स को ऊपर उठाने की स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या किया गया, नंबर वन PVTGs निकाले गए। PVTGs क्या है, ठीक है, PVTGs क्या है, 75 आइडेंटिफाइड, 75 आइडेंटिफाइड। ठीक है ना, एक मिनट यहाँ से लिखेंगे पूरा क्लीन लिखते हैं। ठीक है ना, आदिवासी ग्रुप्स, ओहो मैंने लिखना था PVTGs, सॉरी, मैंने कहा है ना थोड़े दिन लगेंगे मुझे सेट होने में, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। PVTGs, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है ना, आदिवासी ग्रुप्स, आदिवासी ग्रुप्स विच आर टू बैकवर्ड, या वल्नरेबल भी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड। ठीक है ना। अब इसके अंदर वो कौन से ग्रुप्स हैं, कितने हैं इसके अंदर, 75 आइडेंटिफाइड एज, 75 identified as PVTGs, that is particularly vulnerable, that is particularly vulnerable tribal groups। ठीक है ना। तो 75 ग्रुप्स ऐसे आइडेंटिफाई करे गए जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल, मतलब बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनमें कितने हाउस होल्ड हैं, ऑलमोस्ट 14.6 लाख हाउस होल्ड हैं जो ट्राइबल्स में बहुत पिछड़े हुए हैं। These tribes reside in scattered, remote, and often inaccessible areas characterized by their reliance on methods and tools for their livelihood that predate the advent of agriculture. Low literacy rate, अब एग्रीकल्चर में भी ये कौन से टूल्स यूज करें जो बहुत ही पुराने हैं, लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, स्टैगनेंट पॉपुलेशन है। रिकॉग्नाइजिंग द बैकवर्डनेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द, ठीक है ना, और इसके बाद गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम अनाउंस करी, पर PM जनमन, कौन सी स्कीम अनाउंस करी, PM जनमन। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, recognizing their backwardness, their backwardness, the government of India announced प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन इन 2023-24। ठीक है ना, किस चीज के लिए, पॉइंट बनेगा, टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ PVTG। ठीक है ना। तो सरकार ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन, ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है ना। और उसके इन दिस लाइन, अब इसी के उसमें इन दिस लाइन PM
दैट इज प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन launched in 2023। अब जनमन का क्या है? अब यहाँ पर ना इन्होंने बहुत बहुत जीरो से स्टार्ट किया है इस चीज को एक्सप्लेन करना, विच इज गुड फॉर अस कि पीवीटीजीज क्या होते हैं, 75 आइडेंटिफाई करे, इसकी फुल फॉर्म हमको बता दी। एक मिनट रुको, मैं वो इनविजिबल वाले से पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, ये हमको बता दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भैया प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन स्टार्ट हुआ और उस मिशन के अंडर ये स्कीम स्टार्ट हुई पीएम जनमन 2023 के अंदर ही। अब हमें ये बता रहे हैं कि पीएम जनमन के साथ ये क्या करना चाहते हैं, क्यों लेकर आए, पीएम जनमन से क्या होगा, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा यहाँ पर। पीएम जनमन सीक्स टू प्रोवाइड, क्या कह रहे हैं, पीएम जनमन सीक्स टू प्रोवाइड इसेंशियल्स, इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल्स जो बेसिक है हमारी लाइफ के लिए। बेसिक क्या है हमारी लाइफ के लिए? गाड़ी में घूमना बेसिक है? नहीं। खाना बेसिक है? यस। घर होना जिसमें रह सके बेसिक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बेसिक है? यस। तो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, इसलिए ये स्टार्ट किया इन्होंने। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट बनेगा, ये हमारा फोर्थ पॉइंट बनेगा। पीएम जनमन seeks to provide essential services, essential services, essential services to PVTG, which includes safe housing, clean drinking water, and sanitation। ये सब जो है मतलब बाथरूम की फैसिलिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने की फैसिलिटी, सेफ हाउसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे द पीवीटीज एंड फ्रंटलाइन ऑफिसर फेस चैलेंजिंग यूजिंग अ मोबाइल application to register for housing scheme, the biggest direct benefit transfer scheme PM Janman, which aims to reach 4.90 households by 2026। अब यहाँ पर ये घर बनवाने के लिए कैसे रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। PVTGs using mobile application to register for housing scheme, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या एम करे, एम्स टू रीच 4.90 lakh PVTG households by 2026। तो दैट्स द बेसिक, ठीक है। अब उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड आवास प्लस मोबाइल ऐप। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवास प्लस मोबाइल ऐप। ये हमारा पॉइंट बन गया 6। आवास प्लस, आवास का मतलब क्या होता है, घर। आवास प्लस मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। और इस एप्लीकेशन से क्या हो रहा है, इस एप्लीकेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूरा ही लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has provided app to block and panchayat level officials to register PVTG household under PM Janman हाउसिंग स्कीम। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आवास मोबाइल ऐप किस चीज़ के लिए है, या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐप दिया गया है टू रजिस्टर पीएम जनमन हाउसिंग स्कीम के लिए। आवास कौन सा दिया गया, आवास मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है ना। उसके बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि एम क्या कर रहे हैं लोग, 2026 तक इतने घरों तक पहुँचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
पीएम जनमन क्या एम है पीएम जनमन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पीएम जनमन की फुल फॉर्म आ सकती है, पीएम जनमन कौन सी स्कीम के अंडर आती है, ये हमसे पूछा जा सकता है। पीवीटीजीज की फुल फॉर्म क्या है और पीवीटीजीज के अंदर कितने पीवीटीजीज आते हैं, 75 ट्राइबल्स जो बहुत पिछड़े हुए हैं वो आते हैं। ठीक है जी। पनिशिंग हमास। अब हमास को क्यों पनिश किया जा रहा है, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, टेरर अटैक किया इसराइल के ऊपर, और इस टेरर अटैक का जवाब देते हुए इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके ऊपर? वॉर डिक्लेयर कर दी हमास के ऊपर। और ये वॉर कहाँ पे चल रही है? गाजा में चल रही है, रफा में चल रही है। ये वॉर जो है किन के ऊपर चल रही है? पैलेस्टीनियंस के ऊपर चल रही है, क्योंकि इस एरिया में, ये एरिया है गाजा रफा का जहाँ पे हमास रूल करती है, और लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो पैलेस्टीनियंस हैं, और हमास जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। आपको ये स्टोरी में कोई भी दिक्कत है तो आज की डेट में कमेंट कर जाना, मैं कल दोबारा बैठकर एंड ऑफ द क्लास में आपको समझाऊंगी। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग, ये अभी दोबारा रेपिटेशन है, हमने कल भी पढ़ा कि यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कह दिया इसराइल को, कि तुम सीज फायर कर दो, कि तुम रुक जाओ, स्टॉप फायरिंग, कि तुम जो अपना रफा में कर रहे हो वो बंद कर दो। क्यों रफा में क्यों बंद कर दे? क्योंकि ये सदर्न मोस्ट सिटी है ऑफ गाजा, इज द लेटेस्ट सेटबैक। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो है ह्यूमैनिटेरियन एड, जो ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब जो खाना और सब कुछ जा रहा था गाजा के अंदर पैलेस्टीनियन लोगों को, वो रोक देगा ये, जो ये ब्लॉकेड है। इन जनवरी वाइल हियरिंग अ जेनोसाइड केस, अब यहाँ पर इसराइल के ऊपर जेनोसाइड का केस साउथ अफ्रीका ने कहाँ पे फाइल किया हुआ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। देखिए ये वाली चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखेंगे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हैज फाइल्ड, हैज फाइल्ड genocide case, genocide case against Israel, against Israel in इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे में केस फाइल किया हुआ है। अब यहाँ पर 2 से 3 चीजें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसने फाइल किया? साउथ अफ्रीका ने। कौन सा केस फाइल किया? जेनोसाइड का। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है कि आप एक क्लास, एक ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, आप उनको खत्म ही करना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसराइल जो है वो कहाँ पर कर रहा है? ये गाजा में कर रहा है। किसके अगेंस्ट कर रहा है? पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट कर रहा है। ये किसने बोला है? ये बोला है साउथ अफ्रीका ने। और वो कहाँ पर गए हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं। कहाँ गए हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कह रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या कह रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहा है कि सीज फायर, ठीक है ना, इन रफा, कि रफा के अंदर, सीज का मतलब होता है स्टॉप, कि स्टॉप फायरिंग इन रफा। ये कौन कह रहा है? ये आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर। ठीक है ना। द यूनाइटेड नेशंस टॉप कोर्ट, अब यहाँ पे ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशन का टॉप कोर्ट है। ये मैंने तुम्हें पहले भी लिखवाया था, कल भी हमने ये लिखा है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। The United Nations top court had asked Tel Aviv to take measures to prevent acting genocide in Gaza. The court refused to order a ceasefire, then has now come to the conclusion that Israel's Rafah offensive could lead to complete or partial destruction of Palestinian population in the city. The court has also asked Israel to keep Rafah crossing with Egypt open for aid delivery. ये देखो यहाँ पर humanitarian delivery यहाँ से हो रही है। ठीक है। UN investigators to gather evidence about alleged war crimes besides demanding an immediate release of all hostages. तो hostages क्या हैं? जो उनको बंधक बनाया हुआ है। जब इसराइल ने जब हमास ने अटैक किया, जब हमास ने टेरर अटैक किया इसराइल पे, तो उन्होंने होस्टेजेस बंधक बना के ले गए वो इसराइलियों को, वहां पे रेप किया। उन्होंने भी पूरे पूरे ऑफेंस किए हैं हमास वालों ने। ठीक है, अब हमास वालों के पास होस्टेजेस हैं इसराइल के। अब यहाँ पे द आईसीजे रूलिंग कम्स आफ्टर द चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो है करीम खान, उन्होंने क्या कहा है कि अरेस्ट वारंट्स इशू करे जाएं जो टॉप ऑफिशियल्स हैं दोनों, इसराइल वालों के अगेंस्ट भी और हमास वालों के अगेंस्ट भी, क्योंकि दोनों ने ह्यूमन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमंस किए हैं, वॉर क्राइम्स किए हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करें। ये भी दोबारा रेपिटेशन है, हम ये कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंट्री गई है अगेंस्ट इसराइल जेनोसाइड के लिए, तो साउथ अफ्रीका आंसर है। अब यहाँ पे जापान न्यू
न्यू मदरशिप, ये वेल पकड़ने के लिए शिप है। हाँ वेल, बेचारी वेल को पकड़ने के लिए शिप है। ठीक है, वेल पकड़ने के लिए शिप है, वेल को पकड़ने के लिए शिप है, जिसका नाम है कंगी मारू। ठीक है ना, कंगी मारू, ये तो बहुत ही इजी है हमारे यहाँ, कंगी इज कोम। ठीक है कोम मारू या नहीं, ठीक है, कंगी मारू। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सिद्धू स्लटर्स इन द फाइनल अगेंस्ट वांग। तो अब सिद्धू जो है, पीवी सिद्धू जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, वो हार गई हैं। ठीक है ना, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु लॉस्ट मलेशिया मास्टर्स, मलेशिया मास्टर्स फाइनल टू वांग जी यी। ठीक है ना, ओके। चलिए आगे चलेंगे। फरारीज, अब फरारी के चार्ल्स, फरारीज, फरारीज चार्ल्स लेक्लर्क, लेक्लर्क मोनाको, बिस्किट नहीं होता, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स वन, वन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है ना, अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी है। फर्स्ट होम विनर ऑफ फॉर्मूला वंस रेस सिंस लुइस चिरॉन रेस्ड अराउंड इन 1931। ठीक है ना, तो होम विनर ये पहली बार है कि, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले ना कोई और वो वर्क से बेटिन होते हैं वो ही जीतते थे हमेशा, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। दीपा बिकम्स फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट, लिखेंगे दीपा बिकम्स फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड इन एशियन सीनियर चैंपियनशिप्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट किसमें, वॉल्ट, वॉल्ट में जीता है। कौन सी गेम में, वॉल्ट। ठीक है, कहाँ पर, ताशकंद में हो रही थी, टेंट में बैठकर ताश खेल रहे थे सभी, और इतने में लड़की गोल्ड मेडल ले आई। ठीक है ना, ताशकंद में हुई है ये। नाउ दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि दीपा कौन सी गेम से रिलेटेड है, दीपा ने कौन सी में जीता गेम, कौन सी गेम में क्या जीता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इट्स के आर जो है आईपीएल रिलेटेड क्वेश्चन, हॉट बर्निंग क्वेश्चन है भाई, आता ही आता है, एग्जामिनर का भी फेवरेट है। एग्जामिनर कहते हैं मैंने भी बहुत मैच देखे हैं, एग्जामिनर फिर क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है ना, तो ग्रीन जो है बहुत ही तड़कीला भड़कीला सा ग्रीन यूज करते हैं 100% लिखने के लिए। तो यहाँ पर आईपीएल मेन जो आईपीएल है वो किसने जीता, ठीक है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स वन फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि 2023 में कौन जीता था, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स जीते थे। ठीक है ना, और इन्होंने लास्ट टाइम कब जीता था, 2014 में। तो जहाँ पे फोर इनका लकी नंबर है, 2014 में केकेआर ने जीता था। ठीक है जी, उसके बाद ये मैच कहाँ पर हुआ था, एट MA चिदम्बरम स्टेडियम। ठीक है जी, उसके बाद किस किस को क्या क्या कैप मिली, इसके लिए तो हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो किस किस को कौन कौन सी कैप मिली। अब केकेआर के कैप्टन कौन है ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, केकेआर के कैप्टन यहाँ पे लिख लेते हैं, केकेआर कैप्टन श्रेयस अय्यर। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर अब ये क्या बन गए, फिफ्थ इंडियन स्किपर टू विन
आईपीएल। 5th इंडियन स्किपर बने जिन्होंने आईपीएल जीता है, कैप्टन मतलब, नहीं तो वो फॉरेन वाले भी तो होते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं बताया हुआ, यही बताया हुआ है। वो वाला कहाँ पर है जहाँ कैप्स था, ये वाला था। चलो हम दोबारा बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमर्जिंग प्लेयर, ओहो इतना सारा हमको बनाना है कि यहाँ से आईपीएल से क्वेश्चन आ ही रहा है, फेवरेट आईपीएल से क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ठीक है ना, तो इमर्जिंग प्लेयर लिखते जाएंगे, आप भी ऐसा सही बना लीजिए। नितिश रेड्डी, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर, जेक फ्रेजर मैकगुर्क, सुपर सिक्सेस अभिषेक शर्मा। ठीक है, सुपर फोर्स ट्रेविस हेड। हाँ यार, इसने मारे थे हेड ने, मेरे ख्याल से ये हैदराबाद की टीम में था। थोड़ी बात तो मैं भी देखती हूँ मैच, हमारे घर में पूरा फीवर चलता है आईपीएल का। कैच ऑफ द सीजन रमनदीप सिंह, रमनदीप सिंह। फेयर प्ले सनराइजर्स। हाँ यार, इन्होंने मतलब रन तो बेचारों ने बहुत बनाए थे हर मैच में, 200 पार तो ऐसे करते थे जैसे बस कुछ नहीं। ऑरेंज कैप विराट कोहली। ठीक है ना, पर्पल कैप यहाँ पे लिख लेते हैं हर्षाल पटेल। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एक मिनट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण। ठीक है जी, अब इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जितना मैंने लिखा है 3 स्लाइड में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आईपीएल आ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आईपीएल वाले। सऊदी अपॉइंट सीरिया एम्बेसडर आफ्टर मोर देन अ डिकेड। ठीक है ना, सऊदी ने सीरिया में एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है। लिखेंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया नेम्ड अ न्यू एम्बेसडर टू Damascus, that is सीरिया। ठीक है ना, किसको अपॉइंट किया है? फैजल फैजल बिन सऊद अल मेजफिल। है ना, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10+ years, 10+ years के बाद किसी को अपॉइंट किया है सऊदी अरेबिया ने, न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया है किसके लिए? सीरिया के लिए, डमास्कस। ठीक है, आगे चलेंगे। ताइवान्स प्रेसिडेंट वांट्स अ वर्कर विद चाइना डिस्पाइट मिलिट्री ड्रिल्स, वांट्स टू वर्क विद चाइना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है। ताइवान और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती है। ताइवान को चाइना कहते हैं ये तो मेरा अपना ही है, ताइवान कहता है मैं तुम्हारा नहीं हूँ। ठीक है ना, इनके आपस में लड़ाई चलती रहती है, बट ये ताइवान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ चाइना के साथ। रशिया क्लेम्स टू हैव लिबरेटेड विलेज इन ईस्टर्न Ukraine's Kharkiv. Russia's defense ministry said its forces had captured Berestov. Be ये देख लो, स्टोव तो होगी ना वो गैस, यहाँ से याद हो जाएगा। बी री स्टोव, मेरी स्टोव, मैं खाना अपनी स्टोव पे बनाऊंगी। विलेज इन नॉर्थ ईस्टर्न खारकीव is located on the eastern front close to Russia, which is entirely under Russian control. Russia's offensive in north of Kharkiv, which is ran. So Russia अब दे रहा है, has captured, claims to have liberated village in the eastern. ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे रशिया claims to have, रशिया claims to have liberated मतलब आज़ाद कर दिया, village liberated, Berestov village of Ukraine। ठीक है ना, इसका ट्रिक क्या है? मेरी स्टोव। ठीक है, एम को बी से रिप्लेस कर देंगे तो ये विलेज का नाम आ जाएगा। आगे चलेंगे। मोर देन 670 एस्टिमेटेड डेड इन पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में क्या हुआ? लैंड स्लिप हो गया, लैंडस्लाइड। ठीक है ना,
लिखने की जरूरत नहीं है। चाइना जापान प्रीमियर्स इन साउथ कोरिया फॉर रेयर ट्राइलेटरल समिट। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। चाइना जापान प्रीमियर्स इन साउथ कोरिया फॉर रेयर ट्राइलेटरल समिट, ठीक है ना। अब देखो यार, जापान और कोरिया तो एक है, साउथ कोरिया और जापान की तो पूरी बनती है, पर चाइना की इनके साथ नहीं बनती, ना जापान के साथ और ना साउथ कोरिया के साथ। ट्राइलेटरल मीट मतलब ट्राई का मतलब थ्री जो है इनकी कंट्रीज की मीट हो रही है। अब यहाँ पर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सूंग योल, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली क्युआंग अग्रीड ऑन संडे टू स्टार्ट डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी डायलॉग एंड पुश ट्रेड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, agreed to start diplomatic agreed to start diplomatic and security dialogue and push a trade deal। ठीक है, when they met in Seoul, तो कहाँ पे मिले, met in Seoul। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, सियोल की स्पेलिंग ठीक कर लो। तब साउथ कोरिया में ये मीट हुई। ठीक है, उसके बाद मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री हैड नथिंग टू डू विद कपाडियाज विन। तो कैंस के अंदर जो पायल कपाडिया है उनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है 2024 का, उनकी डॉक्यूमेंट्री ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। ये हमने कल नोट कर लिया था, दिस इज इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ब्लॉक इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स, तो स्पूफ मतलब जो कुछ लूटने वाली टाइप्स कॉल्स होती हैं, तो उनको कॉल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल कॉल होती है बट इंडियन नंबर शो करते हैं उन कॉल्स को। टेन्योर ऑफ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे एक्सटेंडेड बाय मंथ। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि पहले एक ही बार हुआ है ये, तो लिखेंगे टेन्योर ऑफ आर्मी चीफ जनरल मेजर पांडे extended by a month, by a month। ठीक है ना, ये अनयूजुअल मूव है, मतलब कम ही होता है ऐसा। ठीक है, लिख लेते हैं इसमें। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ने ये किया। ठीक है, फॉर नॉर्मल चीफ, तो नॉर्मल सर्विस ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ, तो ड्यूरेशन क्या रहती है, ड्यूरेशन के अंदर is until the age of is until the age of is until the age of 62 और 3 years। या तो वो 3 years के लिए रहते हैं या फिर जैसे ही 62 के होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, जो भी पहले आता है, विच एवर इज अर्लियर। इससे ज़्यादा कोई भी नई आर्मी के चीफ रह सकते। ठीक है, अर्लियर। अब यहाँ पे देर इज ओनली वन इंस्टेंस, यह लिखेंगे कब हुआ है, ओनली वन टाइम in 1975 the then army chief general Gigi Bevour was given 1 year extension by इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। अब जो नेक्स्ट है वो कौन बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी इज नेक्स्ट इन लाइन, तब नेक्स्ट जनरल वो बनेंगे। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द करंट स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू स्पाइस स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स मतलब बाहर भेजना। तो ये आया था कि एवरेस्ट एमडीएच इन सब के जो स्पाइसेस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सचिंग, मतलब इथाइलिन ऑक्साइड है विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो इसलिए हांगकांग सिंगापुर यूएसए इन सब ने मना कर दिया कि हम ये स्पाइसेस नहीं लेंगे। तो इनको पढ़ लेते हैं। Last month, Hong Kong and Singapore recalled certain spices mixed products of MDH and Everest Group
allegedly over the presence of higher than prescribed level of sterilizing agent ethylene oxide. The Indian authorities have now initiated several measures to ensure that Indian spices comply with food safety standards of the importing country. जिस country में जा रहे हैं उसके standards को follow किया जाए. तो यहाँ पर spice exports issue. स्पाइस एक्सपोर्ट्स इशू क्या है? हांगकांग एंड सिंगापुर recalled certain spice mix products of MDH and Everest Group. ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी? इशू क्या था? इशू presence of higher than prescribed level of sterilizing agent ethylene oxide, that is ETO. ठीक है ना, तो अब इनको बोला गया कि स्टैंडर्ड्स फॉलो करो जो हैं उनके. अब यहाँ पर इंडिया डज नॉट यूज ETO एज अ पेस्टिसाइड बट ओनली एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट. टू रिड्यूस स्टरलाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस माइक्रोबियल लोड इन फिनिश्ड स्पाइस गुड. मतलब जो माइक्रोब्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारे मंडीज में पड़े होते हैं सामान मिर्ची वगैरह, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाती है. उसको ख़त्म करने के लिए स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. तो ये कह रहे हैं अब एन ऑफिस बेयरर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर पॉइंटेड आउट द सिंगापुर एंड हांगकांग हैड नॉट बैंड. वो कह रहे हैं कि रिकॉल किए हैं प्रोडक्ट्स, बैन नहीं किए. ठीक है ना. तो देखते हैं इंडिया शेयर्स इन टोटल स्पाइस प्रोडक्शन ग्लोबली इज अबाउट, ये भी लिख लेंगे, इंडिया शेयर in total spice production globally is about 70%. ठीक है. What has the Spice Board done? Following the recall by Hong Kong, Singapore, the Spices Board manufactured protocol manufacturing to prevent ETO contamination. उन्होंने मना किया है कि ETO से स्टरलाइजेशन आप मत कीजिए. ठीक है. An overview of Europe's AI convention. AI कन्वेंशन क्या है यूरोप का, ये देखेंगे. इससे पहले बात कर लेते हैं loggery.in की वेबसाइट के बारे में. loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. अभी हमारे पास TS लॉ CET BLLB के मॉक टेस्ट हैं, AMU के मॉक टेस्ट हैं लॉ के. ठीक है. उसके बाद AIL LET दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के मॉक टेस्ट है. पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट है हमारे पास. ओके. बहुत ही जल्द हम आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी मॉक टेस्ट जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है. उसके बाद आपका आ जाता है वन शॉट्स. तो बहुत बच्चों के कल मैं कमेंट्स में देख रही थी वन शॉट्स के बारे में क्वेश्चन थे कि हम वन शॉट लेक्चर्स जो आप प्रोवाइड करो, जिसमें हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. ठीक है ना. और 7 to 8 आवर्स का वीडियो लेक्चर रहता है, और साथ ही में आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं जो पॉइंटर फॉर्मेट में होते हैं. ठीक है ना. मंथली होते हैं ये. तो बच्चे बोल रहे थे कि हमको एजुगिरी की क्लास लगानी चाहिए या वन शॉट जो है वो देखना चाहिए. देखिए, वन शॉट और क्लास में ये फ़र्क है कि क्लास जो है आप डेली 1 आवर करके कंटेंट कंज्यूम करते हो. यहाँ पर आपको एक साथ कर लेते हो 6 to 7 आवर्स का, या फिर थोड़ा देखते हो. उसमें यही फ़र्क है. जो पॉइंटर्स हैं वो सेम ही कवर होते हैं. ठीक है ना. बल्कि वन शॉट के अंदर ये हो जाता है कि रिपीटेशन कम होती है. जैसे अब ये स्पाइस बोर्ड वाला है, मैं एक बार समझा दूंगी आपको तो दोबारा नहीं होगा, तो इसमें रिपीट ज़्यादा होता है और उधर रिपीटेशन कम होता है. बट येस, टॉपिक सेम कवर होते हैं. क्लास के अंदर होते हैं थोड़े जो टॉपिक्स होते हैं जो ऐसा लगता है कि हाँ ये आ सकते हैं, वो होते हैं. बट विद जब तक ये वन शॉट बनते हैं 30 डेज का टाइम पीरियड में पता चल जाता है कि नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मे बी वो साइड लाइन हो जाए. बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स सारे 99.9% आप सारे टॉपिक्स पढ़ते हो वन शॉट में. ठीक है ना. तो यस, ये आप ले सकते हो अगर आपको लेना है. तो दोनों ही सेम है. यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ पर आपका टाइम सेव हो जाता है. ठीक है.
उसके बाद MCQs हैं, जो करंट अफेयर्स के MCQs फॉर प्रैक्टिस, वो भी आप बाय कर सकते हो। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करेंगे AI कन्वेंशन की, यूरोप्स AI कन्वेंशन। यूरोप का जो AI कन्वेंशन है, द ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। अब देखो यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत चीज़ें, जैसे एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, उसका मिसयूज़ होने लग गया है, वॉइस का मिसयूज़ होने लग गया है क्राइम करने के लिए। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा टू स्टॉप ऑल ऑफ दिस। तो यूरोप का जो AI कन्वेंशन है, ऑल्दो देयर आर मेनी एथिकल गाइडलाइंस, सॉफ्ट लॉ टूल्स एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स enshrined in many documents, none of them are binding or are likely to result in global treaty. There is also an ongoing negotiation for an AI on the global level. Anywhere against this background, the Council of Europe took a big step by adopting the Framework Convention of Artificial Intelligence. तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोप adopted the framework, the framework convention on artificial intelligence and human rights, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, ऑल्सो नोन एज AI कन्वेंशन, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स पूरा लिख लेते हैं, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, ऑल्सो नोन एज AI कन्वेंशन। तो ये क्वेश्चन PYQ है, आ सकता है। ऐसे जो कन्वेंशंस आए हुए हैं, ये कब अडॉप्ट हुई? ऑन 17 मई 2024। अब यहाँ पे जो COE है जिसने अडॉप्ट करी है, वो क्या है? COE इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन formed in 1949 with currently 46 members. Agreement is covering AI governance, ठीक है। क्या करता है agreement? Agreement is a comprehensive convention covering AI governance and links to human rights, democracy, and responsible use of AI, ठीक है ना। तो ये है, इट वुड बी ओपन फॉर कन्वेंशन विल बी ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 5 सितंबर। तो ये है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। PYQ आ चुके हैं ऐसे 100%, मतलब अब जब भी कन्वेंशन यूरोप ने ऐसे अडॉप्ट किया है तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, इस क्लास को लाइक कर देना, और येस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अस फ्रॉम loggery.in। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, टेक केयर।